हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। और ये हमारा रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। अभी तक जो टॉपिक हमारे पास है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की है। साथ ही साथ हमने जाना कि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होते हैं वो एरोबिक होता है, बट कभी कभी किन्हीं स्पेशल कंडीशन में यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, इसको हमने डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। चलो, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया था। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात है, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक हमने पढ़ा है। एनारोब्स के बारे में हमने बात की है। एनारोब्स क्या होते हैं, तो हमने कहा एनारोब्स क्या होते हैं, जो जीव वायु की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, उनको हम अवायवीय जीव कहते हैं। वे अवायवीय श्वसन से गुजरते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के बिना भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट, ये एक कोशिकीय जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। उत्पाद के रूप में वे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए इनका उपयोग वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। इसे अल्कोहल किण्वन कहा जाता है। तो हमने कहा ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे कि उसे ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एथेनॉल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर उठती है डो में, और इसी वजह से डो जो है वो फूल जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब हमने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे दो प्रोसेस देखे। एक जो यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइटेड है, ठीक है, उसमें हमने कहा कि जब कभी हम व्यायाम करते हैं, बहुत अधिक व्यायाम हम करते हैं, तो हमें अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखो, जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अधिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा तो ग्लूकोज से ही निकलेगी। अब ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है तो ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन भी हमें चाहिए होगी, और ज्यादा ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी रेट या श्वसन दर बढ़ जाती है, आप तेजी से हांफने लगते हैं। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, जो कि वायवीय श्वसन जहां पर हो रहा है। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है। दूसरी कंडीशन में हमने कहा, दूसरी कंडीशन यानी कि ये यही कंडीशन है सेम। आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, आपको ऊर्जा चाहिए, आप ग्लूकोज टूटते जा रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली है, और आप एकदम सांस ले रहे हैं, हाफ रहे हैं, तेजी से आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपको है और जितना ग्लूकोज यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम व्यायाम करते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली जो व्यायाम है वो करते जा रहे हैं, जिसके लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और हमें और ज्यादा अधिक ग्लूकोज तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या है, ग्लूकोज को तोड़ सके। क्योंकि देखो, हम चाहे जितनी तेजी से भी सांस लें, लेकिन एक लिमिट है कि हम कितनी ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते हैं, और इसी कंडीशन में अब क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगता है, तो इसी को अब हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे अवायवीय श्वसन नाम दे देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटा है। तो हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे कि मनुष्य में जब अवायवीय श्वसन हो रहा है तो वायवीय श्वसन भी होता है। ऐसा नहीं कि वायवीय श्वसन बंद हो गया है, वायवीय श्वसन भी होगा, लेकिन क्योंकि अधिक ग्लूकोज टूट रहा है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, तो इसको अवायवीय श्वसन हम कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस को जब हमने देखा, इसी चीज को पहले एक बार पढ़ ले, या चलो डिफरेंस को देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। हमने कहा जब वायवीय श्वसन हो रहा था, मतलब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा था, तो क्या बनी, यहाँ पे एनर्जी बनी है। ठीक है, काफी अच्छी मात्रा में एनर्जी निकलती है।
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो शरीर से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे वाटर बनता है यानी कि पानी बनता है। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है यानी कि जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बनेगी यानी कि कम मात्रा में ऊर्जा बनेगी। ठीक है, कम मात्रा में बनेगी। साथ ही साथ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड ही रीजन है जिससे कि मसल पेन होता है। ये पी है, ठीक है, पेन, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मसल पेन होता है। जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मसल पेन होता है। अब समझो चीज़ों को, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और काफ़ी बार बनते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के उत्पाद में क्या है यहाँ पे, और डिफरेंस भी और सिमिलैरिटी भी है, यानी कि समानता भी और अंतर भी है। वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में जो एक सेम चीज़ बन रही है वो है एनर्जी। वायवीय श्वसन में भी एनर्जी है, अवायवीय श्वसन में भी एनर्जी है। बस ये है कि वायवीय श्वसन में ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बन रहा है, वाटर जो है, लेकिन अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड वायवीय श्वसन में नहीं बनेगा, अवायवीय श्वसन में बनेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। देखो, अब लैक्टिक एसिड की हम बात करते हैं। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां, वहां पर जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हम बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अधिक हम व्यायाम करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, और दूसरे दिन आप देखते हैं कि हमारे जो हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे रिलीफ पाने के लिए हमने पढ़ा था कि आप क्या करेंगे, गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है। चलो, अब पढ़ना है, क्या बता रखा है हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आपने कहा समटाइम्स मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। कभी कभी जो मनुष्य में, जो मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन है या जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। This generally happens when we undergo a heavy exercise such as running, weightlifting, cycling or walking for a longer duration. ये तब होता है जब हम बहुत अधिक क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं या व्यायाम करते हैं। In such situation, the muscles require more energy and supply of oxygen is not enough. तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है। एज अ रिजल्ट मसल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड अलोंग विद एनर्जी, और इसीलिए ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक एसिड का निर्माण भी होता है। तो हमने कहा मनुष्य में अवायवीय श्वसन कैसा होता है, कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के भी सांस लेती हैं। यह आमतौर पर यह आमतौर पर तब होता है जब हम भारी व्यायाम जैसे दौड़ना, भारोत्तोलन, साइकिल चलाना या लंबी अवधि तक चलना, ऐसी चीजें हम करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है। अतः अवायवीय श्वसन मांसपेशियों में होता है, परिणाम स्वरूप मांसपेशियां ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो पढ़ो अब। आपसे पूछा जाएगा मनुष्य में वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन आपने पढ़े। देखो, वायवीय श्वसन तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तब हमने ऑक्सीजन वहां पर देखी थी कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन का काम हमने देखा था। तो वायवीय श्वसन को तो आपने डिटेल में पढ़ा है, ये अवायवीय श्वसन है। दोनों को देखो, दोनों में कंपेयर करो, दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, अच्छे से समझो।
चलिए आगे बढ़े। अब ये आपको बता रखा है कि होता क्या है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर बनती है और एनर्जी यहाँ पे बनती है। तो पर डे सेम चीज, दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स एंड कॉज क्रैम्प्स। ये जो लैक्टिक एसिड है हमारे मसल्स में क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है और यहाँ पे पेन हमें फील होता है। दिस इज वाई वी ऑफ्टन फील क्रैम्प्स वाइल वी डू हैवी एक्सरसाइज। इसीलिए जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें दर्द का एहसास होता है। In order to get relief from cramps, we can take a hot water bath or massage our muscles. तो इस दर्द से रिलीफ पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं या फिर मसाज यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स। क्या होता है कि जब हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं या मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा यहाँ पर हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स इजली विच ब्रेक्स ऑन द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है तो इन मसल्स तक जो ऑक्सीजन है वो इजली आती है और जल्दी से आ जाती है। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देती है और फाइनली आपका जो पेन है वो आपको उससे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो देखो हमने बोला ये जो लैक्टिक एसिड है, कौन सा लैक्टिक एसिड, जो अवायवीय श्वसन के दौरान बना है, ये लैक्टिक एसिड मांसपेशी में जमा हो जाता है और ऐंठन का कारण बनता है। इसलिए जब हम इसलिए इसलिए जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो अक्सर हमें ऐंठन महसूस होती है। ऐंठन से ऐंठन से राहत पाने के लिए हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या अपनी मांसपेशियों की मालिश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी से नहाने या मालिश करने से मांसपेशियों में रक्त संचार जो है वो बेहतर होता है। अब क्या होगा, पढ़ो। नतीजन ऑक्सीजन आसानी से कोशिकाओं तक पहुंच जाती है जो लैक्टिक एसिड पर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमें मसल्स में पेन फील हो हमें यहाँ पे मालिश करनी चाहिए। चलो एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म हमारे पास आता है ब्रीथिंग किसे कहते हैं या सांस लेना किसे कहते हैं। देखो पढ़ो एक बार। आपने कहा ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म with the help of their respiratory organs takes in oxygen rich air present in surroundings and release out that contain high amount of high amount of carbon dioxide in it. Breathing occurs continuously in the organism. सांस लेना क्या होता है, हमने कहा सांस लेने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने श्वसन अंगों की मदद से आसपास मौजूद ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हैं और उस हवा को बाहर छोड़ते हैं जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीवों में श्वसन जो है वो निरंतर चलता रहता है। अच्छा, ब्रीथिंग जो है और रेस्पिरेशन जो है, अगर मैं उसको बोलूं तो दोनों में अंतर क्या है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, सांस लेना और श्वसन में अंतर क्या है, एक बार कोशिश करो इसके आंसर आंसर करने की कोशिश करो। देखो देखो अगर हम ब्रीथिंग को बोलेंगे तो ब्रीथिंग जो है वो क्या होता है, सांस अंदर लेना
सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। मतलब हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमने सांस ली है। डेफिनेशन भी तो यही कहती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप क्या करते हैं, श्वसन अंगों की मदद से ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हैं और उस हवा को बाहर छोड़ते हैं जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन शॉर्ट हमने कहा कि ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस अंदर छोड़ना। तो श्वसन क्या होता है? श्वसन में हमने कहा कि सारी ही चीजें इंक्लूड हैं। देखो देखो हमने क्या बात की है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर लिया, ठीक है, सांस अंदर ली है और इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। ये हमारे पास आती है ब्रीथिंग। सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास क्या आता है, ब्रीथिंग आती है। तो ब्रीथिंग जो है, ये जो आप ब्रीथिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इसके दो स्टेप्स हमारे पास आते हैं। पहला स्टेप है इनहेलेशन, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है यहाँ पे अंतः श्वसन या सांस अंदर लेना। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना या अंतः श्वसन। दूसरा इसका टाइप है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब है निःश्वसन या सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, जो कि आपको उस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये है ब्रीथिंग। तो अब हमने कहा कि श्वसन क्या होता है, अब श्वसन को समझो। मैं ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी कि हम श्वसन की बात करते हैं, तो श्वसन के कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में सांस अंदर ली जाती है, ठीक है, सांस बाहर छोड़ी जाती है। तो ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है जिसमें हमने इनहेल किया है। पहले स्टेप में हमने इनहेल किया है। दूसरे स्टेप में हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रीथिंग को आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हम कहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, हमारी एल्विलाई है। हमारी एल्विलाई से ऑक्सीजन यहाँ आती है, कहाँ, हमारे ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हमारी एल्विलाई में आती है। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। देन थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये हमारी सेल जिसमें होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हमारी सेल में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। अब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ क्या करेगी, ऑक्सीजन को पहुंचाएगी। ये लो, ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गई है। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगी, इसके बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस CO2 मिलता है, ठीक है। CO2 मिलता है। अब ये जो CO2 है ये फिर से हमारे ब्लड में यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इन तीनों को मिला करके क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग प्लस इंटरनल रेस्पिरेशन प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन, तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इन सभी को मैं सम अप अगर करूं तो हम ऐसे सम अप करेंगे। अगर मैं इन सारी चीजों को सम अप करूं तो देखो ये है रेस्पिरेशन या श्वसन, जो कंप्लीट कैसे होता है, फर्स्ट होगा ब्रीथिंग,
ठीक है। ब्रीथिंग के बाद सेकंड होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, देन थर्ड होगा यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग हम दो टाइप की हमने देखी है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है। तो पढ़ ले एक बार, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर एंड कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, यानी कि सांस लेना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त हवा लेने की प्रक्रिया है। एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। सांस छोड़ना या शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। सांस लेने की प्रक्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना बारी बारी से होता है। एक बार हम सांस अंदर लेते हैं, फिर हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, फिर हम सांस अंदर लेंगे, फिर हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। क्या होती है, अल्टरनेटिव प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो आगे आता है ब्रीथिंग रेट करके, इंपॉर्टेंट है हमारा। ब्रीथिंग रेट क्या होता है अपने का। ब्रीथिंग रेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। एक मिनट में कोई व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है। अच्छा, सांस लेने का मतलब क्या है, ब्रीथिंग का मतलब क्या है। ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों है, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ही शामिल होता है। ब्रीथिंग में ऐसा नहीं कि एक बार हमने सांस लेना एक गिना, सांस छोड़ना दो गिना, नहीं। आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको हम एक गिनते हैं। फिर आपने सांस ली, फिर सांस छोड़ी, फिर इसको हम दो गिनते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है, श्वसन दर जो हमारी होती है। तो एक मिनट में कोई व्यक्ति कितनी बार यहाँ पे ब्रीथिंग कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्रीथिंग रेट कहते हैं। अब ब्रीथ कैन बी डिफाइंड एज द इनहेलेशन फॉलोड बाय एन एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। द ब्रीथिंग रेट इज नॉट ऑलवेज constant in human being. We generally breathe faster when our body needs more energy, for example by exercising. तो जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप भाग रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग रेट कुछ और होगा। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो कुछ आपका ब्रीथिंग रेट कुछ और यहाँ पर होता है। So because the body needs more oxygen can break down the food and produce more energy. An average adult human being breathe नहीं है, breathe 15 to 18 times in a minute. While exercising, this rate can be change up to 25 times a minute. देखो, समझो, स्वसंदर्भ को पढ़ो एक बार। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पे बात की है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेट के बारे में। तो एक बार आप लोग सारे टॉपिक जो हैं वो रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।